गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम 1857 की क्रांति के सामाजिक, धार्मिक, सैनिक और तत्कालीन कांड का अध्ययन करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 होगा। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कांड की, जिसमें उच्च वर्ग की उपेक्षा, देशी राज्यों के विनाश, कंपनी के राज्य विस्तार के साथ एक शक्तिशाली ब्रिटिश अधिकारी वर्ग का जन्म हुआ। भारतीय समाज पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। भारतीय सामाजिक जीवन इससे हम कहेंगे पूर्ण रूप से अस्त व्यस्त हो गया था। उच्च वर्ग के बहुत से लोगों की संपत्ति, जागीर, उपाधियां, पद छीन जाने से उनकी सामाजिक मान मर्यादा को ठेस पहुंची। इस प्रकार भारतीय उच्च वर्ग की उपेक्षा की गई थी। ऐसी स्थिति में सभी लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करने लगे और वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। नेक्स्ट, भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार। अंग्रेज अधिकारी एवं कर्मचारी अपने आप को भारतीयों से श्रेष्ठ समझते थे। भारतीयों को वो अशिक्षित, असभ्य, असंस्कृत समझते थे। सामान्य भारतीयों के साथ वो पशुओं जैसा व्यवहार करते थे। भारतीयों का अंग्रेजों के क्लबों, पार्कों में जाना पूर्ण रूप से निषेध था। वे प्रथम श्रेणी के डिब्बे में भी यात्रा नहीं कर सकते थे। उन्हें ऊंचे पदों पर भी नियुक्त नहीं किया जाता था। अंग्रेजों की सोच का अनुमान तो इस बात से लगाया जाता है कि जो अंगारा के मजिस्ट्रेट थे, उनके बयान से लगाया गया कि वो कहते हैं कि किसी भी कोटि के भारतीय के लिए कठोर सजाओं की व्यवस्था करके उसे विवश किया जाना चाहिए कि वह सड़क पर चलने वाले प्रत्येक अंग्रेज को सलाम करे। यदि भारतीय घोड़े पर चढ़ा है तो वो या किसी गाड़ी में है तो उसे नीचे उतरकर अंग्रेज के प्रति आदर सम्मान प्रकट करना होगा और उसको उस समय तक वहाँ खड़ा रहना होगा जब तक कि अंग्रेज चला नहीं जाता। इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिससे हम कहेंगे कि इस प्रकार के अंग्रेजों के अनुचित व्यवहार से भारतीय जनता आक्रोशित हो गई थी। नेक्स्ट, भारतीय सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप। लॉर्ड विलियम बेंटिंग और लॉर्ड डलहौजी के काल में समाज में हम कहेंगे बहुत ज़्यादा या सामाजिक बुराइयां प्रचलित थी और उनको दूर करने के लिए इनके दोबारा कुछ एक कानून बनाए गए। जो बुराइयां थी जैसे कि सती प्रथा, कन्यावध, नरबलि, बाल विवाह का निषेध किया गया। डलहौजी ने 1856 ईस्वी के एक कानून द्वारा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान की। ये जो कानून बनाए गए हैं, वैसे तो हम देख रहे हैं कि भारतीयों के हित के लिए थे, लेकिन जो रूढ़िवादी लोग थे भारतीय समाज में, उन्होंने इनका विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें भारतीयों के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप समझा। एयर देसाई के अनुसार अंग्रेजी शासन के इन कार्यों से पंडितों और मौलवियों की जो मौलवी थे उनकी शक्ति खत्म होती जा रही थी या उनका प्रभाव कम होता जा रहा था। यह तर्क देना कि रूढ़िवादी भारतीय इन सुधारों को पसंद नहीं करते थे और जिस कारण वो अंग्रेजों के विरोधी हो गए, यह भी हमें तर्क संगत बच्चों नहीं लगता, क्योंकि जब सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया तो कोई भी उसके विरुद्ध विद्रोह नहीं हुआ था। रेलों का भी भारतीयों ने स्वागत किया था, परंतु उनके विरोध का मूल कारण तो यह था कि ऐसे समय में लागू किए गए जिस समय भारतीय जनता आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही थी, जिस कारण भारतीय जनता ने इस प्रकार के कानूनों का विरोध करना शुरू कर दिया था। पश्चिमी शिक्षा का प्रसार, भारतीय भाषाओं और साहित्य के प्रति ब्रिटिश शासकों का दृष्टिकोण कभी भी
अच्छा नहीं था। उन्होंने 1835 में भारत में अंग्रेजी को भाषा का माध्यम बनाकर पश्चिमी साहित्य और ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना शुरू कर दिया था। नई शिक्षा प्रणाली में सभी जातियों और धर्मों के विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे। स्कूलों में ईसाई धर्म का प्रचार किया जाता था। मिशन स्कूलों में बाइबल की शिक्षा दी जाती थी। इसके विपरीत राज्य के स्कूलों में हिंदू धर्म अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता था, न ही मुस्लिम धर्म न ही हिंदू धर्म, क्योंकि राज्य अपने को धर्मनिरपेक्ष कहता था कि ब्रिटिश साम्राज्य इस समय अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहता था। भारतीय जनता को विश्वास हो गया कि ब्रिटिश प्रशासक भारतीय युवाओं को पश्चिमी शिक्षा देकर उन्हें ईसाई बना लेंगे। इससे भी समाज में असंतोष बढ़ता जा रहा था और ये भी विरोध का एक मुख्य कारण बन गया। ईसाई धर्म का प्रचार 1813 के अधिनियम के द्वारा धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में ईसाइयों को अनुमति दी गई है कि वो भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुरू में तो सरकार ने उन्हें खुले रूप में धर्म प्रचार की अनुमति नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी सरकार यह सोचने लगी कि भारतीयों को सभ्य बनाना भी उनका उत्तरदायित्व है। अधिकतर अंग्रेजों के लिए सभ्यता फैलाने का अर्थ था कि ईसाई धर्म का फैलाना। सरकार ईसाई धर्म प्रचारकों के लिए बड़ी उदार नीति अपनाती थी। अनेक अवसरों पर ईसाई धर्म प्रचारकों की सभा की अध्यक्षता जिले का कलेक्टर करता था। इससे हमें लगता है कि खुले तौर से अंग्रेजी सरकार यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करती जा रही थी कि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रधान संचालक मैगल्स ने 1857 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा था कि ईश्वर की कृपा ने हिंदुस्तान का विशाल साम्राज्य इंग्लैंड को सौंप दिया है ताकि ईसा की विजय पताका भारत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फहराया जाए, कि हर एक अंग्रेज को अपनी पूरी ताकत से शक्ति से कि इस कार्य को करना होगा ताकि सारे भारत को ईसाई बनाने के महान कार्य में किसी भी कारण ढील न होने पाए। सेना के अफसर वे जवानों को ईसाई बनाने के लिए प्रेरित करते थे। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग अफसर कर्नल एस की बिलर ने स्वीकार किया था कि उसने जवानों और अन्य लोगों को ईसाई बनाने के प्रयत्न किए थे, बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे। 1850 में लॉर्ड डलहौजी के काल में एक कानून पास किया गया जिसमें यह कहा गया कि ईसाई धर्म अपनाने वालों को अपनी पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार भारतीय जनता को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करके भारत को ईसाई राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जब कैनिंग भारत पहुंचा तो यह अफवाह उस समय थी कि उसे भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए भारत में भेजा गया है, जिससे जनता का असंतोष इस समय और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और ये भी विद्रोह का एक कारण माना जाता है। नेक्स्ट, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार बताया जाता है कि परलोक में शांति प्राप्त करने के लिए निसंतान व्यक्ति के लिए पुत्र गोद लेना आवश्यक समझा जाता था या नितांत आवश्यक था। लेकिन डलहौजी ने हिंदुओं को पुत्र गोद लेने का निषेध घोषित कर दिया। इस नीति का उद्देश्य था कि देशी राज्यों को कैसे हड़पा जाए, परंतु भारतीयों ने इसे अपनी सभ्यता या धर्म को नष्ट करने के रूप में देखा और उनका गुस्सा इस समय और ज़्यादा भड़कता चला गया। आगे है बच्चों सैनिक कारण कि भारतीय सैनिक के साथ भेदभाव।
अंग्रेज सेना में भारतीय संतुष्ट नहीं थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। उन्हें अंग्रेज सैनिकों की तुलना में वेतन, भत्ते, पदोन्नति बहुत कम मिलते थे। एक साधारण भारतीय सैनिक का वेतन 7 या 8 रुपये मासिक होता था और इसी वेतन से ही उसे अपने खाने का खर्च और वर्दी के पैसे भी देने पड़ते थे। उनके पास वेतन के रूप में 1 या 1.5 रुपया मुश्किल से बचता था और सेना में एक भारतीय सूबेदार का वेतन 35 रुपये मासिक, जबकि अंग्रेज सूबेदार को 135 रुपये मिलता था। भारतीय सैनिकों के पदोन्नति के अवसर भी न के बराबर थे। यदि फिर भी हम कहें कि वरिष्ठता के आधार पर कभी भारतीय सैनिकों के उन्नति के अवसर आए तो भी उसे केवल इनाम देकर सेना से अलग कर दिया गया। यहाँ डॉक्टर ताराचंद बताते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि सेना के कुल खर्चे का आधे से अधिक भाग यूरोपीय सैनिकों पर खर्च किया जाता था, जबकि उनकी संख्या भारतीयों की तुलना में बहुत कम थी। इसके अलावा भारतीय सैनिकों के आत्मसम्मान को भी पग पग पर ठेस पहुंचाई जाती थी। युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर खून भारतीयों का बहता था, जबकि जीत का श्रेय अंग्रेज अधिकारियों को मिलता था। इन सब कारणों की वजह से सैनिकों में विरोध था, जिसे कहें कि 1806 से 1855 ईस्वी तक उन्होंने अपनी मांगों के लिए कई बार विद्रोह किए थे, परंतु उन्हें तब भी वो विद्रोह करते तभी उनको दबा दिया जाता था, शक्ति का परिचय दिया जाता था। कि इस कारण हम कहेंगे कि भारतीयों का अब क्रोध भड़क चुका था, अब उसको शांत नहीं किया जा रहा था। भारतीय सैनिकों की अधिक संख्या 1856 ईस्वी में सेना में भारतीय सैनिक तथा अंग्रेज सैनिकों की संख्या में भारी असमानता थी। 1854 ईस्वी में क्रीमिया युद्ध में भाग लेने के लिए भारत में से यूरोपियन सेना वहां बुला ली गई। इससे भारत में अंग्रेजी सेना की संख्या और भी कम हो गई। भारतीय सैनिकों की संख्या इस समय 3,15,000 थी, यूरोपियन सैनिकों की संख्या के लगभग 6 गुना ज़्यादा। और इस बहुसंख्या ने भी सैनिकों को क्रांति करने के लिए प्रेरित किया, जिससे इससे भी विद्रोह का कारण बना। सेना का दोषपूर्ण वितरण। सेना का देश के विभिन्न भागों में जो वितरण किया जाता था वो भी बड़ा दोषपूर्ण था। अनेक ऐसे क्षेत्र थे जहां देसी सैनिकों की संख्या अधिक थी और अंग्रेज सैनिकों की संख्या नगण्य सी थी, न के बराबर थी। अधिकतर अंग्रेज सैनिक अधिकारियों को इस समय हाल ही में कहें तो हम ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए सीमांत प्रदेशों और नए राज्यों में भेज दिया गया था, जिसमें हम कहें इलाहाबाद, कानपुर और दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक महत्व के स्थलों पर या स्थानों पर भारतीय सैनिकों का नियंत्रण था। कंपनी की इस दुर्बलता से भारतीय सैनिक परिचित थे और वो इस परिस्थिति का भी फायदा उठाना चाहते थे। नेक्स्ट, अवध के सैनिकों में रोष। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1856 में, जैसे हमने पीछे किया था कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, और जैसे ही अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया तो वहाँ के सैनिकों की भावनाओं को बहुत ज़्यादा आघात पहुँचा था। बंगाल की सेना में अधिकतर हम कहें अवध के सैनिक थे। उनमें वही देश प्रेम था जो अवध के लोगों में था। यहाँ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के अनुसार बताया गया है कि अवध के अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल करने के पश्चात सारी सेना में साधारण और या अवध की सेना में विशेष रूप से विद्रोह की भावना शुरू हो चुकी थी।
उन्होंने महसूस किया कि जो शक्ति कंपनी ने उनकी सेवाओं या कुर्बानियों से प्राप्त की है वह उनके अपने बादशाह को ही हटाने के लिए की गई है, कि हमारे बादशाह हटा दिए गए हैं और ब्रिटिश साम्राज्य को स्थापित किया गया है या मजबूत किया गया है। इससे लगभग 40,000 सैनिक या नागरिक अधिकारियों की नौकरियां भी चली गई थी कि जैसे ही अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया उसके कारण 40,000 सैनिक और नागरिक अधिकारियों की नौकरी खत्म हो गई थी। इससे अवध के सैनिकों में असंतोष की भावना और ज़्यादा बढ़ती चली गई थी। अंग्रेजों ने अवध की सेना को तो भंग कर दिया था, लेकिन सैनिकों के अस्त्र शस्त्र नहीं छीने थे, जिसके परिणाम स्वरूप सैनिकों ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए विद्रोह शुरू कर दिया था। नेक्स्ट, अंग्रेजों की सैनिक पराजय के शुरू में हम देखते हैं कि भारतीयों का विचार था कि अंग्रेजी सेना अजय है। भारतीय ये समझते थे कि जो अंग्रेज़ हैं वो अजय हैं और उनसे हम लड़ नहीं सकते, उनसे हम जीत नहीं सकते। लेकिन धीरे धीरे कुछ घटनाओं से उनकी ये इस धारणा में बदलाव आया और वो अब समझने लगे कि अंग्रेज़ सेना को भी हराया जा सकता है। जैसे कि प्रथम अफगान युद्ध हुआ था 1838-42 में, तथा 2 बार सिख सेनाओं ने 1844 और 1849 ईस्वी में अंग्रेज सेनाओं को करारी पराजय दी थी। इस प्रकार क्रीमिया युद्ध में भी 1856 में भी अंग्रेज सेना को शुरू में असफलता ही मिली थी। अब भारतीय सैनिकों में यह विचार आया कि यदि हम सब भारतीय एक हो जाएं, वो अंग्रेजी सेना को पराजित कर सकते हैं। अंग्रेजी सेना में भारतीयों की संख्या तथा देसी राज्यों की विघटित सेना की सामूहिक शक्ति ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंक सकती है, क्योंकि एक तो भारतीय सैनिकों की संख्या भी समय ज़्यादा है और दूसरा कि जिस राज्य को उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया है उनकी देसी सेना भी अब सामूहिक रूप से इकट्ठी होना चाहती है और वो अपने को सामूहिक शक्ति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का खात्मा करना चाहती है। सैनिकों ने अंग्रेजी राज्य को उखाड़ने का अपूर्ण रूप से निश्चय कर लिया था। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग की सरकार ने साधारण नौकरी भर्ती अधिनियम बनाया और इसके अनुसार बताया गया कि साधारण नौकरी की भर्ती के समय यह वचन देना पड़ता था कि वह प्रत्येक स्थान पर जाने के लिए तैयार है। कहने का अर्थ है कि एक ऐसा कानून, एक ऐसा नियम बना गया कि जब सैनिकों की भर्ती होगी, भर्ती के समय उनसे इस प्रकार का वचन लिया जाएगा कि अगर देश में या विदेश में उनको कहीं भी भेजा जा सकता है तो हर प्रकार की परिस्थिति में उनको तैयार रहना होगा। कि इस प्रकार के यह कानून पुराने सैनिकों पर तो लागू नहीं था, लेकिन जो नई भर्ती हो रही थी उन सबको इसको फॉलो करना पड़ता था। कंपनी की सेना में अधिकतर सैनिक उच्च जाति के ब्राह्मण, राजपूत, जाट व पठान आदि थे। वे कट्टर रूढ़िवादी थे तथा धर्म के नाम पर अपने अधिकारियों के आदेशों की भी वो अवहेलना करते थे। उनके लिए ये साधारण सी बात थी कि वो अपने अधिकारियों की किसी भी आदेश की अवहेलना कर सकते हैं। भारतीय सैनिक विदेश जाना धर्म के विरुद्ध समझते थे, क्योंकि वो इस समय एक ऐसी धारणा बन चुकी थी कि समुद्र पार जाना है तो हमारा धर्म खतरे में हो सकता है। कि जो ये सामान्य सेवा अधिनियम पास हुआ था, इससे सैनिकों की धार्मिक भावना को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामान्य भर्ती कानून से सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया था और वो इसको अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे। ये थे तो बच्चों हमारे कुछ एक सैनिक कारण। इसके बाद रहा है जो तत्कालीन कारण है चर्बी वाले कारतूस। भारतीयों में
यह विश्वास इस समय दृढ़ होता जा रहा था कि अंग्रेज भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, कि वो ऐसे समय में, वो भी ठीक हम कहेंगे ऐसे समय में चर्बी वाले कारतूसों की घटना हुई, जिसने भारतीय जनता के असंतोष रूपी बारूद के ढेर को, चिंगारी का, कि जो उनका असंतोष इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उसमें चर्बी वाले कारतूसों ने एक चिंगारी का काम किया था और इससे चारों तरफ क्रांति की लपटें उठ खड़ी हुई थी। 1856 में सरकार ने सैनिकों को पुरानी बंदूकों की जगह नई इनफील्ड राइफल नामक बंदूकें दी। इन राइफलों में प्रयोग किए जाने वाले कारतूसों को राइफल में भरने से पहले मुंह से काटना पड़ता था। इन कारतूसों को चिकना करने के लिए गाय व सूअर की चर्बी का भी प्रयोग किया गया था। कि इस प्रकार की इस तथ्य की सूचना जब बंगाल की सेना में जंगल की तरह फैल गई कि यहाँ जो अंग्रेज हैं हमारे साथ, हमारे धर्म के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं और वो कारतूसों में हमारे गाय या सूअर की चर्बी को डाल रहे हैं, तो इससे हिंदू और मुसलमान सिपाहियों की भावना को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची। उन्हें अब ये विश्वास हो गया कि उनका धर्म खतरे में है। यहाँ बिपिन चंद्र ने लिखा है कि अफवाहें उड़ी कि सरकार छिपे तौर पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही है, ईसाई बनाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है। इस अफवाह से सिपाही और भी ज़्यादा भड़क उठे। सरकार तथा ईसाई मिशनरियों के आपसी संबंधों ने अफवाह को और भी बल दिया। इस घटना के परिणाम स्वरूप सैनिक उत्तेजित हो उठे और बैरक में तैनात एक युवा ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे ने 27 मार्च 1857 को अंग्रेज अधिकारियों पर हमला करके बगावत कर दी। अन्य सैनिकों ने भी चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल की मनाही करके ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी और जनता दोबारा सैनिकों को सक्रिय समर्थन देना शुरू कर दिया था। 1857 की क्रांति के सेकंड पार्ट में सामाजिक, धार्मिक, सैनिक और तत्कालीन कारणों को पढ़ा है। इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।